हारने वाले को लगता है कि वो जीता है, जीतने वाले को लगता है कि वो हारा है। गम में शामिल है खुशी और खुशी में गम है, ये चुनावों का नतीजा भी गजब आया है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम जिस तरह से आया है उससे आप सभी परिचित हैं। फिलहाल भाजपा ने एनडीए के बाकी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक की गतिविधियों को देखते हुए पूरी संभावना इस बात की है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद भाजपा में आत्ममंथन और आत्मचिंतन का दौर निश्चित रूप से शुरू होगा और लंबा चलेगा। भाजपा क्या चिंतन करती है, क्या मंथन करती है, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट का दौर शुरू हो चुका है जिन्हें पढ़कर इस तरह के चुनाव नतीजे के कारणों को काफी हद तक समझा जा सकता है। मैं ऐसी कुछ विशेष पोस्ट का जिक्र करूं उससे पहले आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निशाना अयोध्या वासियों पर साधा जा रहा है। अयोध्या यानी जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी धूमधाम से हुआ था। वहां भी फैजाबाद लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी हार गई है और समाजवादी पार्टी जीत गई है। हम सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अयोध्या में किस तरह से कार सेवकों पर गोलियां चली थी, लेकिन उसके बावजूद वहां समाजवादी पार्टी के जीत जाने पर बहुत ही लोग तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि अच्छा हुआ जो श्री राम लंका विजय के लिए वानर ले गए, मानव को ले जाते तो आधे से ज्यादा तो सोने के लालच में रावण के हो जाते। ये तक भी लिखा जा रहा है कि अयोध्या देकर देख लिया कि अब मथुरा काशी के लायक नहीं हो तुम। अयोध्या को किस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है वो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर और क्या कुछ चल रहा है। हाँ, पहले इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के समय में सोशल मीडिया एक सशक्त प्लेटफॉर्म है अपनी बात को कहने का, लेकिन जिस तरह की पोस्ट चल रही है उन्हें सिर्फ किसी का विरोध या किसी के समर्थन के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें पढ़कर यह समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहे जो भाजपा अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकी। आइए अब हम देखते हैं क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया के उपाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने फेसबुक पर बहुत कम शब्दों में लिखा है, लोकतंत्र भी बच गया, ईवीएम भी बच गई, विपक्ष भी बच गया और सरकार भी बच गई। कवि सुरेश अवस्थी ने अच्छा दोहा पोस्ट किया है, ईवीएम खुश है बहुत, करती फिरती नाच, अब की आएगी नहीं मम इज्जत पर आंच। राजीव पाराशर झा ने रोचक बात लिखी है। उनका कहना है कि इस बार का हाल वही है कि बार बार फेल होने वाला बच्चा जिस साल 33% अंक से पास होकर जश्न मनाता है और 90% लाने वाला बच्चा 80% अंक पाकर भी मायूस हो जाता है। कवि दीपक पारिक ने भी ऐसी ही बात लिखी है। दोस्तों, वे फेल तो इस बार भी हुए मगर नंबर पिछली बार से थोड़ा ज्यादा आ गए, बस इसी बात की मिठाई बट रही है। दक्ष की पोस्ट भी पढ़ने लायक है। दोनों सफल रहे। बीजेपी ने कांग्रेस को 2 डिजिट से ऊपर नहीं जाने दिया और कांग्रेस ने बीजेपी को 400 पार नहीं करने दिया। अजय उपाध्याय ने अपनी पोस्ट में कुछ लोगों को आईना दिखाया है। वो कहते हैं कि जो लोग केवल मंच पर रहते थे और फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते थे, यदि जमीन पर कार्य किए होते तो आज नतीजा कुछ और होता। अजीत एस राणा ने कुछ और सख्त शब्दों में अपनी राय लिखी है। अकड़ और ओवर एक्टिंग वालों के मांझे ढीले होना जरूरी भी था। उन्हें लगता था कि मोदी जी हैं तो जीत जाएंगे ही, बस टिकट का जुगाड़ हो जाए कैसे भी। कवि पवन शंकर ने अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा है, अखिलेश जी इस लोकसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हो, जहां भाजपा का शासन हो, वहां अखिलेश ने पासा ही नहीं पलटा बल्कि पूरी मेज ही पलट दी है। ये बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री ने अपनी पोस्ट उत्तर प्रदेश में सीट घटने के कई अनेक कारण बताए हैं। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष मतदाता के दिमाग में यह भरने में सफल रहा कि आरक्षण रद्द हो जाएगा, जिस कारण उत्तर प्रदेश का मतदाता भ्रमित हुआ। विपक्ष यह स्थापित करने में भी सफल रहा कि भाजपा जीत गई तो संविधान बदल देगी, जिसका बहुत प्रभाव रहा।
गुजरात से रूपाला ने क्षत्रियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। मोदी जी ने काफी हद तक उसे मैनेज कर लिया था क्षत्रियों के चरण वंदन करके, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के क्षेत्र में क्षत्रियों को ललकार कर फिर से सब गुड़ गोबर कर दिया, जो मैनेज नहीं हो पाया। ऊपर से धनंजय की पत्नी का टिकट कटा, जिन्हें अपराधी कहा, उन्हीं से चुनाव प्रचार कराया गया, जिसे क्षत्रियों ने दिल पर ले लिया और परिणाम सामने है। सब एक तरफा होकर सभा की गोद में जा बैठे। सबसे शर्मनाक भाजपा प्रत्याशी का अयोध्या हारना है। भाजपा को आत्ममंथन की आवश्यकता है। इस चुनाव का परिणाम केवल आपसी द्वंद्व की अवस्था होगा। सरकार अस्थिर रहेगी। संभव है कि 2025 या 26 में पुनः चुनाव हो या प्रधानमंत्री बदला जाए। देश में आसुरी शक्तियां भी सिर उठा सकती हैं। सरकार और जनता दोनों को सावधान रहना चाहिए। इस पोस्ट पर अनिल का कमेंट भी पढ़ने लायक है। वो लिखते हैं कि अगर विपक्ष अपनी चालों में कामयाब हुआ तो इसका मतलब यह भी तो है बीजेपी संगठन से कहीं ना कहीं चूक हुई है। वो जनता को इन सब विषयों पर संतुष्ट क्यों नहीं कर पाया। अमित शर्मा ने राम राय शर्मा की पोस्ट शेयर की है, जिसमें विपक्ष पर व्यंग्य किया गया है। वो लिखते हैं कि जिनके आने की आहट मात्र से शेयर बाजार धड़ाम हो गया, वो अगर सचमुच आ जाते तो बर्बादी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। भाई करण ने अपनी पोस्ट में लिखा है, तमिलनाडु में एक पूर्व आईपीएस हार गया और पंजाब में जेल में बंद एक देशद्रोही आतंकी जीत गया। वहां रे मेरे देश की जनता। दोस्तों, विमलेंदु सागर ने सार तत्व को हैशटैग कर एक सार गर्भित पोस्ट लिखी है। उनका कहना है, ये परिणाम जरूरी सबक भी है और पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कुछ स्वार्थिक महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने का नतीजा भी। अब भी नहीं चाहते तो ... ओवर कॉन्फिडेंस में सामने वाले को कमजोर समझकर खुद का गुणगान करना छोड़िए साहब। और हाँ, अपनी पार्टी को गंगा समझकर दागी भ्रष्ट नेताओं को शुद्ध करने यानी शामिल करने के काम का त्याग कीजिए, जो अब वैसे भी होना मुश्किल है। जिन्हें टिकट देकर अपने ही कार्यकर्ताओं के मन में असंतुष्टि के बीज बो दिए और असंतुष्ट मन से किया गया प्रयास कभी सफल नहीं हो सकता। परिणाम सामने है। खैर, ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की बधाई। बेहतर कार्य की बदौलत अगले चुनाव में 400 का जादुई आंकड़ा अवश्य पार करेंगे। जय श्री राम। बेहतर काम, श्रेष्ठ परिणाम। पत्रकार और कवि मृत्युंजय साधक ने जनादेश के पीछे छिपा संदेश क्या है शीर्षक से लंबी पोस्ट फेसबुक पर डाली है। उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। बीजेपी के वोटर्स गर्मी की वजह से कम निकले। बीजेपी के वोटर्स ने खुद ही मान लिया कि जीत होगी। ये बीजेपी की स्पष्ट जीत नहीं, ये एनडीए की जीत ज्यादा है। नीतीश और नायडू एनडीए में आते जाते रहे हैं। एनडीए में नीतीश नायडू 5 साल रहेंगे, इस पर अनिश्चितता है। वहीं अगर इस जनादेश को इंडी गठबंधन के नजरिए से देखें तो इंडी गठबंधन की बड़ी कामयाबी है। गठबंधन ने 200 का आंकड़ा आसानी से पार किया। अगले 5 साल विपक्ष केंद्र की राजनीति में मजबूती से बना रहेगा। क्षेत्रीय दल देश की राजनीति में और मजबूत हुए हैं। इस जनादेश से अखिलेश यादव को बड़ा फायदा हुआ है। कांग्रेस से एसपी का हाथ मिलाना फायदेमंद रहा है। अजय उपाध्याय ने कुछ पॉजिटिव पंक्तियां पोस्ट की हैं। इंडी गठबंधन के 37 दलों की मिलाकर 232 सीट हैं, जबकि अकेली बीजेपी की 241 सीट है। उनके हिसाब से एक खराब परफॉर्मेंस है और उनकी बेस्ट। फिर भी अकेली बीजेपी 37 जिलों पर भारी है। कृपया निराशा में ना फंसे, निराश ना हो। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। अरविंद सिंह ने भी कुछ ऐसा लिखा है। वो लिखते हैं कि वो फेल होकर भी जश्न मना रहे हैं और हम पास होकर भी उदास हैं, क्योंकि हमें केवल पास नहीं होना था, मेरिट में आना था। मनोज अग्रवाल ने भी तसल्ली देने वाली पोस्ट डाली है। कभी सिर्फ 2 सीट थी, आज 241 हैं। फिर उदास होने की क्या बात है। सरकार एनडीए की ही बनेगी, बस अब कुछ बड़े काम नहीं कर पाएंगे। जावेद खान सैफ ने भाजपा और एनडीए के पक्ष में कुछ अच्छी पंक्तियां लिखी है। सपा बसपा कांग्रेस ने खूब छल कपट किया, वोटों का ध्रुवीकरण किया, खूब हिंदू मुसलमान फैलाया, लेकिन इंशाअल्लाह सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। एनडीए 291। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर। सच बात तो यह है कि अयोध्या और अयोध्या वासियों को लेकर बहुत से लोग अपनी कसक को, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इस बात को पचा ही नहीं पा रहे कि जिस शहर में राम मंदिर का निर्माण 500 साल के संघर्ष के बाद हुआ है, उस शहर में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई है। शांता कुमार बैरवा ने एक वाक्य में बहुत कुछ कह दिया है।
राम मंदिर नहीं जाने वाले अयोध्या जीत गए और राम मंदिर बनवाने वाले अयोध्या हार गए। मनीषा प्रभाकर सहित कई लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर अपनी कसक इन शब्दों में व्यक्त की है। अच्छा हुआ जो श्री राम लंका विजय के लिए वानरों को साथ लेकर गए, मानवों को ले जाते तो आधे से ज्यादा तो सोने के लालच में रावण के साथ ही हो जाते। एक दूसरी पोस्ट में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात लिखी गई है, अयोध्या देकर देख लिया कि अब मथुरा काशी के लायक नहीं हो तुम। राजेश जोशी ने फेसबुक पर लिखा है, अयोध्या वासियों आपकी महानता को सादर नमन कि आपने हनुमानगढ़ी और उसके आसपास के पूरे इलाके को राम भक्तों के रक्त से रंजित करने वालों को, श्री राम मंदिर का बहिष्कार करने वालों को इतना शानदार इनाम दिया। सचमुच आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने तो जब माता सीता को नहीं छोड़ा तो राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान करने वालों को धोखा देना कौन सी बड़ी बात है। कोटि कोटि प्रणाम है आपको। कवि सुनहरी लाल तुरंत ने आलोकेश्वर चबडाल की तीखे शब्दों में लिखी गई पंक्तियों को पोस्ट किया है। उसमें लिखा गया है कि अरे अयोध्या ये क्या किया, साष्टांग दंडवत को ठुकरा दिया, पूजन अर्चन अभिवादन अभिनंदन को ठेंगा दिखा दिया, तुमको पलकों पर नहीं शीश पर रखा अयोध्या, और तुमने धरा खींच ली पांवों से। पता है आज तुम्हारा नाम लेकर चिढ़ा रहा है हमें सारा संसार, मुस्कुरा रहा है व्यंग्य से। क्या पाया तुमने और क्या गंवाया, इसका कुछ अंदाजा भी है तुम्हें अयोध्या? तुम्हें तो उदाहरण होना था जीत का, तुम्हें नींव रखनी थी अटल अट्टालिका की। तुम्हें क्या होना था अयोध्या और तुम क्या हो गई? शायद तुम्हें कर्फ्यू से प्रेम है, प्रेम है तुम्हें टेंट से, प्रेम है अपने सूने घाटों से, प्रेम है सदियों को लथपथ करने वाली रक्त की गंध से, प्रेम है तुम्हें अपने एकांकीपन से। तुम्हें वनवास भाता है अयोध्या, राज तिलक नहीं। क्या कहोगी अयोध्या रोके नहीं रुकते इन आंसुओं के प्रवाह से? क्या कहोगी उल्हाना पाकर निष्प्राण बड़े बजरंगी उत्साह से? क्या कहोगी दीप बालते श्रद्धावन मन से? क्या कहोगी तुम्हारे लिए संसार भर से लड़ जाने वाले समर्पण से? क्या कहोगी अयोध्या, क्या मुंह दिखाओगी राम लला को, जानकी को, लखन लाल को? बजरंगी के लाल चक्षु का सामना कर पाओगी तुम? फिर कोई कैसे आएगा अयोध्या तुम्हारे पास? तुम्हें संसार की सबसे भव्य नगरी बनाने का स्वप्न लेकर और क्या सेवा करूं मां का विनम्र प्रश्न लेकर, सियावर रामचंद्र की जय का गगन भेदी स्वर लेकर, आस्था का लहराता समंदर लेकर कौन आएगा अयोध्या? ये क्या किया अयोध्या, क्यों किया अयोध्या? तो मित्रों अब आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते इतना याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड में हमने विश्लेषण किया था कि कितने वोट से जीतेंगे गाजियाबाद में भाजपा के अतुल गर्ग। उसमें मैंने कहा था कि लगभग 3.5 लाख से 4 लाख मतों के अंतर से अतुल गर्ग इस चुनाव को जीतेंगे। आपको बता दूं कि हमारा यह अनुमान बहुत हद तक सही रहा है। इस चुनाव में अतुल गर्ग ने 3,36,965 वोट से जीत दर्ज की है। उन्हें 8,54,170 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस इंडी प्रत्याशी डोली शर्मा को 5,17,205 मत मिले हैं। देखिए क्या अनुमान लगाया था हमने पिछले एपिसोड में, लगभग 70% यानी लगभग 2.5 लाख से अधिक वोट सीधे बीजेपी को मिले हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वोट कांग्रेस और बसपा के हिस्से में आए हैं। इन आंकड़ों को मिलाकर अतुल गर्ग के वोटों की संख्या 8 लाख से अधिक और डोली शर्मा के वोटों की संख्या लगभग 4.5 लाख बन रही है। बसपा प्रत्याशी 1.25 लाख के आसपास दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज नमस्कार।